बहू की सास भी कभी बहू की बात करें। लिटरली सबका दिल इतना दुख गया था। मिहिर को क्यों मारा? सवेरे मेरे घर के बाहर 15-20 औरतें सफेद साड़ी पहन के आ गई। अरे बाप रे। मेरी मॉम ने दरवाजा खोला, बोला ये क्या है, आप लोग ऐसे क्यों आए? बड़ा दुख लगा आपका बेटा। बोला पागल है क्या मेरा बेटा, वो ये इधर खड़ा है। आपकी जिंदगी में वो कौन सा मोमेंट होगा जब आपको लगा कि हाँ यार मैंने आई हैव मेड इट टू द इंडस्ट्री? ऐसी मेजर फीलिंग कभी आई हैव अराइव्ड टाइप्स आई नहीं मुझे। मैंने ऐसे 2-4 शो किए थे, उसके बाद ऐसा लगा कि मैं इंडस्ट्री में खत्म हो गया हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि आपने इतनी नजदीकी से उनके साथ काम किया है, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, अमेजिंग एक्सपीरियंस था उस वक्त मेरा। और अभी भी हम मिले थे तभी बहुत वैसे ही उसी नोट पर हमने फिर से शुरू किया जैसे हम मिले थे कि अमर सर को हीरो बनाओ, बॉलीवुड में लेके आओ। मेरी कोशिश जारी है और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो ये हो जाएगा जल्दी। नमस्ते दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट अनु अवस्थी और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी ज्ञान पर। और आज जो हमारे साथ शामिल हुए हैं उनकी मैं कितनी तारीफ करूं। मतलब 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और वो इस इंडस्ट्री में हैं और उन्होंने हमारे दिलों को तब से जीत के रखा है अभी तक। वो कोई और नहीं बल्कि हम सबके चहीते अमर उपाध्याय सर। थैंक यू सो मच सर, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। वी आर ग्लैड। सर, इस नए साल की शुरुआत हो चुकी है और आपका साल कैसा जा रहा है? सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे। देखो, साल तो सब अच्छे ही होते हैं, है ना? तो ये साल ऑलमोस्ट 5 महीने हो गए हैं और सो फार सो गुड। सब कुछ अच्छा जा रहा है। डोरी 2 मेरा शुरू हुआ, फिर अभी क्योंकि सांस भी के बहू थी भी शुरू हो रहा है और इस साल होपफुली मेरा वेब सीरीज गांधी भी आ जाएगा जी। तो काफ़ी हरा भरा साल है। सर, आप तो हमेशा से मतलब हर जनरेशन आपको प्यार करती है। मतलब हर जनरेशन, मेरी मम्मी से लेके मेरी दादी से लेके अभी तक जितने भी सारे बच्चे उन सबको मालूम है आप मिहिर के नाम से, अमर के नाम से और किस किस नाम से नहीं। बट मैं आपसे ये शुरुआत करने से पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में वो कौन सा मोमेंट होगा जब आपको लगा कि हाँ यार मैंने आई हैव मेड इट टू द इंडस्ट्री? आपने जो इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं सब इतने यादगार हैं, बट आपके लिए वो एक मोमेंट कौन सा रहा होगा जब आपको लगा कि हाँ आई हैव मेड इट? वो मेड इट मोमेंट 1-2-3 बार आया था। फिर क्या होता है एक्टर की लाइफ में, वो मोमेंट उसे बार बार क्रिएट करने पड़ते हैं। यू नो, मेड इट मतलब यहाँ पर आपने सुना ही होगा कि एन एक्टर इज एज गुड एज लास्ट फिल्म। यू नो, लगातार एक एक्टर को प्रूव करना पड़ता है कि वो लगातार अच्छा काम कर रहा है। उस काम की सराहना भी होनी चाहिए। वो काम इवन यू नो कमर्शियली भी सक्सेसफुल होना चाहिए फॉर एक्टर टू गेट वर्क। ऐसा नहीं है कि एक सुपर हिट फिल्म दे दी या सुपर हिट शो दे दिया, सीरीज़ दे दी, उसके बाद आप आराम से बैठ जाओ कि हाँ बस मैं आई हैव अराइव्ड। ऐसा होता नहीं है। सो ऐसी मेजर फीलिंग कभी आई हैव अराइव्ड टाइप्स आई नहीं मुझे। मैं तो ऐसे ही, मतलब जो घोड़ा रेस में होता है ऐसे सीधा देखता है वैसे देख के मैं काम कर रहा हूँ नॉन स्टॉप। कभी कभार एक थोड़े समय के लिए लगा होगा मुझे, देख भाई देख मेरा पहला शो था, उसके बाद कुछ लोगों ने मुझे पहचानना शुरू कर दिया, चंद लोगों ने, तो मुझे लगा कि मैं आ गया हूँ। एक गलत फहमी मैंने पाल ली थी, लेकिन मैंने काम करना बंद नहीं किया। उसके बाद क्योंकि आया। अच्छा, पहली बार बताओ कि जब मैंने देख भाई देख के बाद मुझे ऐसा लगा तो उसके बाद मैंने बहुत सारे शोज किए थे। तभी डीडी था, दूरदर्शन, और एक जी था छोटा मोटा, तो मैंने ऐसे 2-4 शो किए थे। उसके बाद ऐसा लगा कि मैं इंडस्ट्री में ख़त्म हो गया हूँ। मतलब एक बार लगा कि मैं आ गया हूँ, फिर लगा खत्म हो गया हूँ, क्योंकि काम उस किस्म का मिला नहीं। तो ये एक एक्टर की जिंदगी में ऐसे दौर आते रहते हैं कि मैं आ गया हूँ, अरे मैं खत्म हो गया हूँ, अरे कोई मुझे फोन नहीं कर रहा, घर का लैंडलाइन देखते हैं, अरे चल रहा है नहीं चल रहा है यार, ये फोन बंद तो नहीं होगा, फोन क्यों नहीं आ रहे। कभी भी ऐसा भी होता है जी। तो ऐसे मोमेंट आते रहते हैं। तो वो मोमेंट ना आए, ऐसी टेंशन ना हो, तो लगातार एक काम करते रहना पड़ता है। तो मैंने कोशिश की कि मैं जितना काम मुझे ऑफर हो रहा है उसमें से मैं कुछ उठा लूँ, एक सेंसिबल जो चीज़ है उसमें से एक ले लूँ, ताकि मैं काम करता रहूँ, मेरा मेंटल स्टेट भी अच्छा रहे। क्योंकि आदमी जब काम करता है तो वो सबसे अच्छा, ही इज़ हैप्पीएस्ट। तो आई एम हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम वर्किंग।
ऑल्सो घर के बाहर रहता तो घर में भी सब अच्छे रहते, भाई ये काम करने जा रहा है ऐसा भी होता है ना कभी बार। तो वैसा मेरे साथ मेजर नहीं, लेकिन एक बता रहा हूँ, फिर क्योंकि आया तब तो लगा कि भाई अब तो मैं थोड़ी, लेकिन फिर क्या ना, जब आप टीवी करते हो ना तो एक लगातार एक टीआरपी जो होती है ना, वो आपको रियलिटी चेक देती रहती है। कभी ऊपर होती है तो आप बहुत खुश होते हो, कभी डाउन होती है, अरे भाई कुछ करना पड़ेगा, शो बंद ना हो जाए। तो यू रन टू राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, सबको बोलते हो भाई क्या हो रहा है यार, ऊपर से टीआरपी नीचे हो गई, बंद तो नहीं हो जाएगा ना। तो वो एक लगातार डर रहता है। तो टीवी ऑलवेज कीप्स यू इन रियलिटी चेक, आपका चेक होता रहता है एवरी वीक जब टीआरपी आती है थर्सडे को। सो टेलीविजन दैट वे इज वेरी गुड। वन मोर में वाई इट्स गुड, बिकॉज ये एक फिल्म या ओटीटी नहीं है कि आपको 50 दिन काम किया, पिक्चर खत्म हो गई या शूटिंग बंद हो गई या अगली पिक्चर देखो। ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। 365 दिन में से आप कम से कम 200, 250, 300 दिन काम करते हो। एक लगातार एक रेगुलर एक जॉब की फीलिंग आती है और आप रेगुलरली दिखते हो। टीवी का एक और एडवांटेज ये है कि अब आज आपने शूट किया, अगले हफ्ते टेलीकास्ट हो गया, यू डोंट हैव टू वेट फॉर 1 more year टू बी ऑन द स्क्रीन। सो ये बहुत सारे एडवांटेज हैं। तो मुझे लगता है कि लगातार काम करते रहना आना और बने रहना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक एक्टर के लिए। फिल्म के एक्टर को भी लगता है कि यार अगली फिल्म मिले, एक सुपरहिट होती है तो 10 और ऑफर आती है, तो 4-5 साल के लिए वो बुक हो जाता है। लेकिन कभी कभार भगवान के मतलब बैड लक हो तो नहीं भी चलती है जी। तब वो टेंशन में आता है कि अब क्या करूं यार, अब तो ऑफर नहीं आएंगे। बहुत ज्यादा लक हो और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया हो तो शायद 1-2 फिल्म और आ जाए। तो उससे भी फिर उसको फिर प्रूव करना पड़ता है कि कमर्शियली सक्सेस होना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं आ गया वाली फीलिंग कभी नहीं आती, मुझे नहीं आती। सही बात है सर। सक्सेस का चक्रव्यूह तो चलता ही रहता है। सक्सेस फेलियर प्रूव करना अपने आप को, और बार बार प्रूव करना, करते रहना पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि सच ए इनसिक्योर प्लेस। बिकॉज आई टोल्ड यू अर्लियर कि एक्टर इज नोन बाय हिज लास्ट रिलीज, चाहे वो टीवी हो, ओटीटी हो या फिल्म हो। एब्सोल्युटली। यू नो, तो सुपरस्टार भी हो तो उसको लगेगा कि यार ये पिक्चर नहीं चली, अब तो सुपरस्टार हुआ यार, अब तो अगली पिक्चर में नंबर आने चाहिए। भले पैसा है, गाड़ी है, फेम है, लोग पीछे पड़ रहे हैं दबके, वो बात अलग है। लेकिन उसके अंदर जो दिमाग में जद्दोजहद चल रही होती है ना कि यार अगली फिल्म में नंबर आने चाहिए, इतना करोड़ का बिजनेस होना चाहिए, तो वो एक लगातार बना होता है। बिल्कुल सर। और आपकी अगर बात करें स्पेशली, तो आपने भले वो टीवी हो, ओटीटी हो या फिर मूवीज हो, उसमें आपका सुनहरे अक्षरों से नाम लिख गया है। मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम क्योंकि सास भी कभी बहू की बात करें, मिहिर जो आपका कैरेक्टर था, वो तो अभी तक उसको प्यार मिलता है, और सब लिटरली सबका दिल इतना दुख गया था, वो चीज लिटरली न्यूज में उछल गई थी कि मिहिर को क्यों मारा, आखिर क्यों। तो वो फीलिंग आपके लिए कैसी थी? मतलब हम कभी नहीं चाहते थे, हमारे लिटरली वो पर्सनल लॉस की तरह हो गया था कि यार मिहिर को नहीं मरना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं मरना चाहिए था। तो आपके लिए आपका जब वो हुआ, मैंने एक इंटरव्यू में भी देखा था, आपने बोला था 125th एपिसोड में वो आपको मालूम 127th एग्जैक्टली, कि आपको मालूम था कि आप मरने वाले हो। मुझे बोला गया था, जब मैंने सीरियल साइन किया था ना, तब मेरे राइटर ने मुझे बताया कि मिहिर लंबा नहीं चलेगा। मतलब क्यों भाई? आई मीन आपने बोला ये हीरो है जी। पहले तो मुझे जब फोन आया था क्योंकि के लिए, तो मुझे ना क्योंकि सांस भी कभी बहू थी, मतलब क्या हाँ। नाम क्या सीरियल का? क्योंकि सांस भी कभी बहू थी। मतलब यार इतना बड़ा नाम है, ऊपर से लेडीजों का नाम है। मतलब आप मुझे बोल रहे हो कि मैं मिहिर वीरानी का रोल है कोई और मैं लीड हीरो हूँ, तो मतलब मैं कहाँ पर हूँ? क्योंकि इसमें सांस है, बहू है, टाइटल में ही है, और कौन कौन है भाई? तो लगा कि ये दादी भी है, चाची भी है, छोटी चाची भी है, फिर और भी बहनें भी बहुत सारी हैं और बहुत सारे लोग हैं। और मैं बोला फिर मैं क्या कर रहा हूँ इसमें? बोला कि आप हो और आपको लेके चलेंगे और फिर आप मर जाओगे। आप मैं मर जाओगे मतलब तो फिर कितने एपिसोड तक मैं रहूँगा? तो बोला कि एक 125, 150 एपिसोड के आसपास प्लान कर रहे हैं। उसके बाद कुछ नहीं है। फिर आप गए, हाँ ये क्या? फिर मतलब उसके बाद फिर काम ढूंढो। हाँ, उसके बाद आपकी कोई जिंदगी उस वक्त तो वही चल रहा था कि भाई काम है ना। तब ऐसा कोई बड़ा मेजर स्टैंडिंग था नहीं कि लोग घर पे आके काम देंगे, वैसा कुछ मेजर था नहीं, काम जाके मांगना पड़ता था। तो मेरा चलो यार, अभी इतने सारे लोग हैं, इतने स्टेज के भी अच्छे दिग्गज लोग हैं, तो क्यों ना एक बार। तो फिर मैंने वो शो किया। तो वो शो करने के बाद बेसिकली फिर जो शो शुरू हुआ और मुझे बोला इसमें इतने में मर जाओगे। तो जब वो एपिसोड आया ना, तो उसके पहले मतलब एकता कपूर हैड थॉट वेरी स्मार्टली के
ये हीरो अगर मर रहा है तो थोड़ा उसको हाइप देते हैं, क्योंकि हीरो मर रहा है, एक बड़ा इवेंट हो रहा है। किसी भी शो में हीरो मरता नहीं इजीली इतना जल्दी 4-5 महीने में, तो ये मर रहा था तो एक बड़ा इवेंट बनाना था। तो शी हैड प्लान्ड इट वेरी स्मार्टली कि वो मिहिर को थोड़ा सा फिर वो मर जाएगा। तो वो हाइप हुआ, मतलब उसको पूरा उसका बिल्डअप लिया मौत का। तो उसमें तब तक तो उसके पहले से बहुत ऑडियंस तो शो के साथ ऐसी जुड़ चुकी थी ना, क्योंकि ये पहला एक जॉइंट फैमिली वैल्यूज वाला शो था जो पहली बार एक सैटेलाइट चैनल पे रोज आ रहा था। डेली सोप का पहला एक कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ था, तो वो एक नया था लोगों के लिए। और इतने सारे कैरेक्टर्स प्यारे प्यारे, सिंपल लैंग्वेजेस, एकदम स्पोकन हिंदी जो लोगों को दिल में उतर जाती थी, ऐसी सरल भाषा। तो लोगों को लगा कि अपना शो है ये मिहिर, मतलब अपना बेटा, मेरा बेटा ऐसा होना चाहिए, मेरा अरे बाकी मेरे भाई थे हेमंत वगैरह सब, वो सब एकदम प्यारे कैरेक्टर्स थे सब। स्मृति ईरानी ने तुलसी किया था, वो एक बहुत प्यारा कैरेक्टर था जो मतलब हमारे घर की बहू ऐसी होनी चाहिए, हमारी बेटी ऐसी हो काश। तो ये लोगों को एक बात है यार, ये एक बहुत आइडियल परफेक्ट काइंड ऑफ अ शो है जो लोग चाहते थे कि हमारे घर ऐसा हो। तो लोगों ने रिलेट करना शुरू कर दिया ऐसे शो को, और फिर एक अपने घर का हिस्सा बन गया उनके। और फिर जो मिहिर जो हीरो था, जो हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा ऐसा हो, पति ऐसा हो, या तो वो जब जो मार दिया उसे, तो उसके बाद ये हुआ कि लोगों को हजम नहीं हुआ। और जब मेरे घर पे मैं जब देख रहा था तो मैं तो लगा यार आज मरने का एपिसोड आ रहा है। अरे अभी यार 2 दिन पहले ही मेरी शूटिंग बंद हुई है, पता नहीं यार क्या। तो एपिसोड शुरू हुआ, मेरी माँ बैठी थी मेरे बाजू में, मेरे पिताजी सब बैठे हुए थे ऐसे सब बैठ के, और मैं ऐसे बैठा हुआ था यार, ये गया एपिसोड, गया काम गया। तो मैं थोड़ा सा ऐसा सैड हो रहा था। तो माय मॉम स्टार्टेड क्राइंग जब वो आया, तभी वो सब मतलब जो मरने का सीन आया। और जो बाकी एक्टर ने, जो आई मस्ट से दिस फर्स्ट टाइम ऑन पॉडकास्ट के, जो बाकी एक्टर्स हैं ना, मुनी झा, शक्ति आनंद, हुसैन, जितेंद्र लालवानी, इन लोगों ने जब मेरी वो डेड बॉडी देखकर जो परफॉर्म किया था, आई मस्ट गिव फुल क्रेडिट टू दिस गाइस, ब्रिलियंट। उनको देख के मुझे रोना आ रहा था। मतलब मैं था, मर गया वो अलग बात था, वो तो मर गया, मिहिर मर गया, वो तो एक था इमोशनली डिस्टर्बिंग। पर इन लोगों ने जो परफॉर्म किया था, यू विल सी दैट टुडे यू विल गेट गूज़बम्प्स कि वो उन लोगों ने जो परफॉर्म किया था, उसके वजह से जो एक इमोशन की एक धारा बह गई पूरे इंडिया में, दैट वाज ह्यूज। और मेरी माँ रो रही है, मेरा भाई रो रहा है। मैं बोला यार ये सब रो क्यों रहे हैं? मैं क्या है, मेरा यार एक्टिंग है, अगला शो करेंगे कोई, क्यों नहीं ऐसे रोल मत किया कर, तू मरने वाले क्यों रो का। मैं मॉम वाज हाइपर, शी स्टार्टेड शाउटिंग एट मी, शी वाज स्लैपिंग मी हियर एंड देयर, बट तू ऐसे रोल क्यों करता है, तू तो मतलब मरने वाले, दोबारा मत करना ऐसे। बोला नहीं करूँगा भाई। और मेरा उतने में मेरा फ़ोन बजा, वो लैंडलाइन फ़ोन था तो ज़्यादातर मोबाइल ज़्यादा। अरे जल्दी से आ जाओ बालाजी हाउस में, सब आ गए हैं, बहुत फ़ोन आ रहे हैं, 4-5 लाइन से बंद नहीं हो रही हैं, स्टाफ प्लस पे फ़ोन जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तुम जल्दी से आ जाओ, सब लोग आ गए हैं। और दलित मेहंदी की वाइफ का फ़ोन आ गया, इसका फ़ोन है, सब रो रहे हैं, और ये और वो। और बोले हैं ये क्या हो रहा है? ये मतलब मुझे तो हजम ही नहीं हो रहा था, मतलब आई कुडंट बिलीव। मेरा क्या कौन बोल रहा है? अरे क्या कौन बोल रहा है? बालाजी हाउस से बोल रहा हूँ, आओ जल्दी, मतलब आना है मेरे को। हाँ एकता जी भी आ रही है, और ये भी सब आ रहे हैं, सब क्रिएटिव हेड आ रहे हैं। और मैं बोला अच्छा, मैं बोला सच्ची जाऊँ क्या? मैंने वापस फ़ोन किया, मेरे भाई तुमने फ़ोन किया था क्या जानने की? सच तो? बोला हाँ मैंने किया था, आप निकले नहीं। मेरा निकल रहा हूँ, आपको फ़ोन अटेंड करने हैं। मतलब मुझे क्यों करना है? सबको बोलना है कि आप जिंदा हो, ये बोलने के लिए। बोला कमाल है यार। तो मैं मेरी वाइफ दोनों गए, और वहाँ पे फ़ोन बजे जा रहे हैं, और लोग हंगामा कर रहे हैं, और सब कोई खुश हो रहा है, कोई उदास हो रहा है। बोला क्या हो रहा है? बोला यार लोग पागल हो रहे हैं। बोला अच्छा। तो रात को 2-3 बजे तक वो फ़ोन अटेंड किए, और वो सब हुआ, थक गया था मैं। फिर सवेरे मेरे घर के बाहर 15-20 औरतें सफ़ेद साड़ी पहन के आ गई। अरे बाप रे। तो मेरी मॉम ने दरवाज़ा खोला, बोला ये क्या है, आप लोग ऐसे क्यों आए? बड़ा दुख लगा आपका बेटा। मतलब पागल है क्या मेरा बेटा? वो ये इधर खड़ा है, तुम जाओ घर पे अपने, सब लोग क्या बोल रहे हो? बोला यार ये क्या हो रहा है? तो मेरी माँ थोड़ी नाराज़ हो गई, सबको भगा दिया ऐसे। शी वाज शॉक कि ऐसे कैसे? नहीं। फिर वो मिड डे के फ्रंट पेज पे आया, फिर डेक्कन क्रॉनिकल में हैदराबाद में फ्रंट पेज पे आया, फिर पूना में आया, ये सब फ्रंट पेज मुझे वहाँ से। मैं बोला ये तो बंद नहीं हो रहा। मुझे अगर रात गई बात गई, ऐसा होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। ये लगातार 4-5 दिन, हफ्ता 10 दिन चलता रहा। फिर वो एक बड़ा सा एक गुब्बारा बन गया, ऐसा बड़ा हाइप हो गया उसके अपने आप ही सभी। मुझे तो हजम करने के लिए 10-15 दिन लगे कि ये कुछ हो रहा है बड़ा, पता ही नहीं था किसी को। पर एकता कपूर खुश हो रही है, पूरी ऑफिस खुश हो रही है, पूरे स्टार प्लस में वो ईमेल क्रैश हो गया, क्योंकि केबीसी और फर्स्ट केबीसी बच्चन साहब का और हमारा एक ही दिन पे रिलीज हुआ था, 3 जुलाई को, ईयर 2000 में। तो केबीसी तो स्टार्टेड बैंग ऑन विद टीआरपी ऑफ, बच्चन साहब थे 7, 8, 9 टीआरपी, जो किसी ने कभी देखी नहीं थी।
और हम तो फिर पॉइंट से शुरू हुए थे, 0.9 और 0.8 और वैसे। तो जब ये मौका, ये जब 5-6 महीने बाद जब मिहिर मारा तो ये टीआरपी केबीसी को ओवरटेक करके आगे निकल गई। इट वाज अ बिग हाइप फॉर बिग हाई फॉर ऑल ऑफ अस। वाओ। फिर वो लगातार वो आगे बढ़ती गई। फिर मिहिर को वापस लाओ, मिहिर मतलब इसका तो कुछ आगे लिखा ही नहीं गया है कि इसको वापस लाना है, वो तो प्लान में ही नहीं है हमारे प्लान ए बी कुछ नहीं है। हाँ। फिर मुझे फोन आया, भाई तुमको वापस ला रहे हैं। थैंक गॉड, बोला कुछ चमत्कार हो गया। तो मतलब आपके फैंस आपके साथ थे। सो हाँ, बस ऊपर वाले का डिवाइन इंटरवेंशन आ गया और मैं बच गया और मैं वापस आ गया। और फिर वो पूरा प्लान हुआ कि कैसे लाना है। मंदिरा बेदी की एंट्री हुई और ये और वो, और फिर बड़ा हंगामा हुआ। और मिहिर के साथ तुलसी, जैसे आपने बोला कि आइडियल बहू को स्मृति ईरानी को देख लिया था हमने। स्मृति ईरानी को आपने तो क्लोजली उनके साथ काम किया है, हमने स्मृति ईरानी को बहू के रोल में भी देखी और अब वो एक पॉलिटिशियन के रोल में भी है। बट मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने इतनी नजदीकी से उनके साथ काम किया है, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आपकी कोई मेमोरीज जुड़ी हो उनके साथ? नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, अमेजिंग एक्सपीरियंस था उस वक्त मेरा। और अभी भी हम मिले थे तभी बहुत वैसे ही उसी नोट पर हमने फिर से शुरू किया जैसे हम मिले थे। वेरी फ्रेंडली, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शी इज गुड विद द लाइंस, शी इज अ डैम गुड एक्टर। क्योंकि सब बहुत एक्साइटेड हैं ये सेकंड सीजन जो आ रहा है, सब दिल थाम के बैठे हुए हैं कि फटाफट आए, क्योंकि स्पेशली जो हाउस होल्ड हमारा पूरा सेक्शन है, हाउस होल्ड सेक्शन, उनको ये टीवी सीरियल्स ही बांध के रखते हैं। उनके लिए यही है एक एंटरटेनमेंट का सोर्स अगर देखा जाए। और आपने इतने सारे लेयर्ड कैरेक्टर्स प्ले करे हैं, जैसे आपने बोला क्योंकि, डोरी और मोल्की बहुत अलग था। आपका तो वो कैरेक्टर मूंछों वाला मुखिया, अरे वो तो इतना प्यार मिला है उसे। और उसकी स्टोरी लाइन भी काफी इम्पैक्टफुल थी। ब्राइड बाइंग पे था वो। मेरे 2 शो ऐसे हैं कि जो कभी दोबारा शायद बनेंगे नहीं, उस टाइप के शो हैं, बहुत यूनिक किस्म के। मोल्की जैसे पता, मोल्की मतलब क्या होता है कि मोल से दाम देके खरीदी हुई दुल्हन। ये अपने आप में एक नया कॉन्सेप्ट था कि एक, जैसे हमारे देश में होता है, हरियाणा राजस्थान में ये आज भी प्रथा चालू है कि एक बुजुर्ग इंसान होता है, मतलब बुजुर्ग भी नहीं, जैसे सब 40 साल का है, 45 साल का है, उस मतलब वहाँ पे उसकी वाइफ मर गई है या डिवोर्स हो गया है, उसके बच्चे भी हैं और उसको देखने पड़ रहे हैं। तो फिर क्या करता है वो, पैसे देकर लड़कियां खरीद लेते हैं कि भाई तू आजा, मेरे बच्चों का ध्यान रख ले। वो मेरे से नहीं संभले जा रहे, मैं काम धंधा देख रहा हूँ, खेती बाड़ी देख रहा हूँ, मेरा बिजनेस देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, बच्चे मुझसे हैंडल नहीं हो रहे। लड़की मतलब बड़े बुजुर्ग बोलते हैं घर में कि एक बहू आ जाएगी तो बच्चों को संभाल लेगी, घर संभालेगी, तो शादी कर ले, तुझे भले इंटरेस्ट ना हो किसी दोबारा शादी करने में, भले पहली बीवी से प्यार कर, लेकिन कम से कम बच्चों के लिए ऐसे कुछ मेंटालिटी होती है हमारे देश में। तो ये आज भी है। तो वो एक अलग यूनिक शो था जी। और डोरी मतलब एक अपंग पिता है जो बहुत गरीब है, जिसके 1-2 वक्त की रोटी के उसके लाले लगे हुए हैं, लाले पड़े हुए हैं। वो उसकी शादी नहीं, क्योंकि वो अपंग है, कोई लड़की उसे शादी नहीं कर रही। एक तो गरीब है, फटीचर टाइप, ओके, बड़ा ऑनेस्ट आदमी है, और ऊपर से एक हाथ से दिव्यांग है। तो उससे कोई शादी नहीं कर रहा, ऊपर से वो किसी गंगा जी में बहती एक बच्ची को, ऊपर से लड़की को लेकर वो अपने घर आ जाता है। और उसकी दादी बोलती है कि तू क्या कर रहा है? नानी बोलती है तेरे हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं, तू ये बच्ची को लेके आया, और तू अकेला कुंवारा बाप बन जाएगा, तू ये कैसे पालेगा? इन लोग क्या बोलेंगे मोहल्ले वाले? बोला कोई जो भी बोले, ये तो मेरी बेटी हो गई है। तो एक यूनिक शो है ये, दोबारा ऐसा बनना मतलब थोड़ा मुश्किल है। तो ये इनसे मुझे बहुत प्यार मिला ये शो से। मैंने एज ए एक्टर कुछ अलग करना चाहा। जैसे मोल्की में मैंने बोला कि मूंछों वाला है, पगड़ी पहनता है, एक गाँवठी आदमी है, हरियाणा का ठेठ हरियाणवी बोलता है, जैसे वो हिंदी बोलते हैं। वो मैंने सीखी भाषा, वो भाषा मैंने सीखी, मैंने एक्सेंट वो सीखी मैंने। तब मुझे ये लगा कि अगर कोई देखेगा तो ये कुछ गांव के लोग जो 40s में लोग हैं वो देखेंगे, मुझसे प्यार करेंगे, उनको शायद पसंद आ जाए। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि ये छोटे बच्चों को पसंद आएगा, वो मेरे फैन बन जाएंगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं। सीरियल शुरू 1-2 महीने के बाद मुझे लगा हाँ, मेरे 2 छोटे बच्चे बताए गए थे जो 8 साल के साथ, और उनके साथ जैसे मैं प्यार से पेश आता था ना, वो बच्चों को पसंद आता था कि ये बाप हो तो ऐसा हो, वो मारे नहीं हमें, डांटे नहीं, ये इतना प्यार करता है। तो वो उसकी वजह से मेरी बच्चों में ऑल ओवर द वर्ल्ड फैन फॉलोइंग बढ़ गई, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं। ऐसे फिजी आइलैंड से कभी यूएस में जो बच्चे देख रहे थे, जहाँ भी देख रहे थे, जहाँ पे जा रहा था शो,
बहुत सारी कंट्रीज़ में, साउथ अफ्रीका में। तो वहाँ से लोग मुझे ऐसे अपने फ़ोटो भेजते थे वो इंस्टाग्राम पे। मेरे कोई सीन को इनैक्ट करके बच्चे लोग प्ले करते थे, पगड़ी पहन के बच्चे प्ले करते थे। बच्चे या घाटकोपर के कोई स्कूल से रिक्वेस्ट करके मेरे पास आते थे कि एक फ़ोटो निकालना है आपसे, माओवादी बच्चा बहुत जिद कर रहा था, आज स्कूल में हमने गुटली मार दी और इसको लेके आ गए, एक प्लीज़ फ़ोटो निकाल लीजिए। तो मतलब ऐसा था बच्चों में। तो मैंने कभी सोचा नहीं कि बच्चे भी हो जाए। तो ये बहुत ही यूनिक शोज़ थे और करके बहुत मज़ा आया मुझे ये शोज़। और खासकर जब ऐसे सोशल इम्पैक्टफुल स्टोरी लाइन्स होती हैं तो लोग काफ़ी रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आजकल की सोसाइटी में जहाँ पे इतना हेटेड है, लोग ऐसी स्टोरीज देखना और ज़्यादा पसंद करते हैं कि हाँ कोई है इनके लिए बात करने वाला, इनके बारे में इनैक्ट करने वाला। तो क्योंकि हमारा जब काम आता है तो उसके साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, सोशल इविल्स को खत्म करने वाली बातें भी जरूरी हैं। या कभी कभी ना कोई शो एकदम पॉजिटिव मैसेज वाला हो, जैसे बालिका वधू था या हमारा मोल्की था जिससे अच्छा मैसेज भेजा, जैसे ये डोरी था। उससे क्या कि जो लोग ऐसे सिचुएशन में अपने आप को बहुत कमज़ोर फील करते हैं, वो बोलना चाहते हैं अपने ग्राम पंचायत से या समाज में या कहीं भी कुछ बोल नहीं पाते, उनमें हिम्मत शायद कभी कभार क्या होता है कि ऐसे शोज देखे उनमें हिम्मत आती है जी। उनके अड़ोस पड़ोस वाले या घर वाले बोलते हैं ये देखो ये भी टीवी में ऐसा कर रहा है, तुम भी जाके बोल दो। तो कभी अच्छी बात वो बोल नहीं पाते, कभी समाज की भलाई के लिए बोल नहीं पाते। तो ये ऐसे पॉजिटिव शोज जो होते हैं ना, वो उनको हिम्मत देते हैं। यू अंडरस्टैंड? तो वो एक अच्छा मैसेज भेजते। तो आई ट्राई टू डू शोज विच आर लाइक यू नो डिफरेंट, जो कभी आया ना हो। और वैसा लेकिन बहुत कम बनता है टेलीविजन में। फिल्मों में, ओटीटी में बहुत बन रहा है, टेलीविजन में बहुत कम एक्सपेरिमेंट होता है, क्योंकि एक लाइन में चलते हैं वहीं चलते रहते हैं। तो जो कम मतलब एक्सपेरिमेंट किए हुए शोज मेरे पास आते हैं तो मैं कभी छोड़ता नहीं उनको। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एज एन एक्टर डेफिनेटली। और वो क्या क्या मैसेज पॉजिटिव भेजना चाहता है वो भी मैं देखता हूँ साइन करने से पहले कि इससे क्या फ़ायदा होगा। तो वो मैं कभी छोड़ता नहीं। बिल्कुल। और आपने जैसे बोला कि एक बाप वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है आप में, वो डोरी में आप खुद एक फादर हैं। तो क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपकी जो बेटी है उनको दिमाग में रख के आपने कोई ऐसी स्टोरी लाइन्स साइन करी हो या रिजेक्ट करी हो कि नहीं मैं नहीं चाहता कि ये दिखे, मतलब अपनी बेटी को दिमाग में रख के? हाँ, ऐसे वो रिजेक्ट तो नहीं किया मैंने, कुछ ऐसा कुछ आया नहीं मेरे पास ऐसा उटपटांग चीज़ है। लेकिन जब मैं सीन करता हूँ ना तो मेरी बेटी मेरे दिमाग में आती है कि मैं अगर वो होती यहाँ पर, मैं उसको फिर देखता हूँ अगर, तो वो अपने आप फिर निकलता है सब जो निकलना है, इमोशंस। वो एक थोड़ा सा मैं एक चीटिंग करता हूँ मेंटली, एज एन एक्टर हर एक्टर करता है, कुछ ना कुछ एक सपोर्ट लेता है। तो कभी बेटी का सीन हो या तो मैं अपनी बेटी को वहाँ रखता हूँ और फिर देखता हूँ कि अगर उसके साथ ऐसा हो रहा हो तो मैं कैसा फील करूँगा। तो इमीडिएटली वो सब निकल जाता है। यू अंडरस्टैंड? आंखों से। तो वो एक होता है, तो वो मैं करता हूँ। लेकिन ऐसा कोई वाकया मेरे साथ हुआ नहीं कि मैं कुछ ना लूँ या कुछ ना करूँ। या मोल्की में अपने हरियाणवी एक्सेंट सीखा था। हाँ, मैंने सीखा था। बच्चे आपके उस हरियाणवी एक्सेंट के फैन हैं। अगर आप हमारे दर्शकों के लिए, जो छोटे बच्चे भी हमारा इंटरव्यू देखते हैं, अगर आप उनके एक हरियाणवी में कोई लाइन बोल सको। वैसे तो भी बहुत साल हो गए करके कैसे बोलेंगे उसको? उसे जैसे बोलूँ मैं, मन ने ये पॉडकास्ट करके बहुत मजा आया। आपका पॉडकास्ट मैंने देखा है, बहुत बढ़िया लगा। अरे वाह। और कभी मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ पर, लेकिन अच्छा लग गया तुम्हारा पॉडकास्ट। अरे वाह। ऐसा कुछ हाँ, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। मैंने मतलब एक और वाकया ऐसे जुड़ा हुआ था कि जब मैंने शो जब साइन किया मोल की और एकता कपूर के साथ मेरी मीटिंग हुई थी हम सब एक्टरों की जी, तब मैंने ये प्रपोजल दिया था कि शोज़ तो बहुत चल रहे हैं, लेकिन मैं इसमें अगर ये हरियाणवी आदमी है, रेवाड़ी में पैदा हुआ है, रेवाड़ी का मुखिया है और 40 गांव संभाल रहा है, तो ये वहाँ पैदा हुआ है और वहाँ का बंदा है, उसका गेटअप जो आपने दिया है उसे, है ना, तो वो मुझे लगता है कि वो उसकी एक्सेंट, मुझे लगता है कि एक मिनट वापस, हाँ, वो ऐसी अभी वो छोड़ दे उसको। रेडी? तो जब मेरी एकता कपूर से हम सब की एक्टरों की मीटिंग हुई थी मोल की साइन करने के बाद, तो मैंने ये प्रपोजल दिया था उसे कि अगर एकता, अगर इफ आई टेक द लिबर्टी टू स्पीक इन हरियाणवी एक्सेंट, तब उसने कहा था देख लो ये डेली सोप है और इसका कमिटमेंट जो होता है ना वो 50-60 दिन का नहीं है कि एक फिल्म की तरह कि एक फिल्म एक्टर ने सीख लिया और ये लंबा रहेगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं
खुद गूगल से उतार के उसको मैं हरियाणी स्पीकिंग कोर्स अपने आप करूँगा। अगर आप अलाउ करो तो मैं वो एक्सेंट लूँगा, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा रियलिटी टच आएगा, रियलिस्टिक टच आता है कि अगर गुजरात का बंदा वहीं पड़ा बला है तो हिंदी थोड़ी भी एक्सेंट आएगी। अपना इंडिया इतना वास्ट है, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, तो हर एक लैंग्वेज वाले की एक्सेंट आती है। महाराष्ट्र में मराठी एक्सेंट आती है हिंदी बोलने में, कभी कभार किसी की आती है और किसी की अलग लैंग्वेज की आती है। तो वैसे हरियाणवी वालों की तो बहुत कड़क लैंग्वेज है, वो बहुत ही कड़क लैंग्वेज है, तो वो तो बहुत आती है सो यार इट्स योर कॉल देन। लेकिन एक बात याद रखो कि अगर तुमने शुरू किया वो एक्सेंट है ना, तो फिर वो तुम हिंदी पे स्विच नहीं कर पाओगे। बोला चैलेंज एक्सेप्टेड। फिर मैंने वो प्रैक्टिस शुरू की। एक शूटिंग के 10 दिन पहले मुझे 8-10 दिन का टाइम था मेरे पास, तो मैंने वो वीडियोस देख के वो उस तरह से कैसे वो सिखाते थे वो करके। एंड लकीली फॉर मी शोभा जी ने क्या किया, शोभा कपूर ने, कि वो मुझे एक टीचर दे दी। हाँ, मैं बोला अरे मैंने तो मांगा भी नहीं। बोला नहीं, आपके लिए आपने इतना आप मेहनत कर रहे हो, तो शोभा जी ने बोला कि आपको क्यों ना 2-3 महीने के लिए सब मिला। फैंटास्टिक, दिस इज फैंटास्टिक, दिस इज अ प्रोड्यूसर हु सपोर्ट्स एन एक्टर, कि एक कुछ एक्टर एक कदम चल रहे हैं, हम 2 कदम चलेंगे। तो वो एक होता है ना, तो वो 3 महीने जो मेरे साथ एक टीचर थी, तो वो मुझे बहुत हेल्पफुल रही। उसके बाद तो आई वाज ऑन माय ओन, तो आई लर्न दैट। और अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि टीवी, ओटीटी और मूवीज बहुत लंबा सफर रहा है। और जब इंडस्ट्री में इतना लंबा सफर रहता है तो हमेशा एक कांस्टेंट प्रेशर भी रहता है। और यूजुअली हर कोई इंसान, हर कोई व्यक्ति भगवान जी से जुड़ा ही रहता है, स्पिरिचुअल रहता है अपनी जिंदगी में। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी अमर सर कि आपकी जिंदगी में आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो सबसे पहले तो। बिल्कुल। और स्पिरिचुअलिटी आपकी जिंदगी में कितना महत्व रखती है? जब आपको प्रेशर फील हुआ, अगर आपका कोई, जब हमारे हाईज एंड लोज वाली सिचुएशन होती है, जब हमारा बुरा वक्त भी होता है, जब हमारा अच्छा वक्त भी होता है, हम भगवान जी को याद करते हैं। बिल्कुल। तो आपके लिए ये स्पिरिचुअलिटी कितनी इंपॉर्टेंट रही है आपके अभी तक के सफर में? सी वी आर ब्राह्मण्स, ओके। सो बचपन से मेरे दादाजी, मेरी दादी जी, मेरी मम्मी, मेरे डैड का एक रूटीन रहता है वो पूजा पाठ का। जब वे वर इन जॉइंट फैमिली में बहुत छोटा था, तो उस वक्त मेरे दादाजी स्टार्ट करते थे पूजा, फिर उनके खत्म, मेरी दादी बैठती थी, फिर मेरे पिताजी बैठते थे, चाचा जी, तो 1 बाय 1 सबके नंबर लगते थे। तो मैं देखता था बचपन से, और मुझे बिठाते थे। तो मुझे याद है बचपन में बहुत छोटा था, मेरे दादाजी मुझे उंगली पकड़ के मुझे लेके जाते थे हनुमान जी के मंदिर में, तो वहाँ पे गाने बजते थे रोड पे सबके, तो वो सब मुझे थोड़ी थोड़ी मेमोरी याद है। तो बचपन से मंदिर जाना, ये करना, पूजा पाठ करना। और जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने ये कंटिन्यू किया कि मैं अपने हिसाब से अपनी तरह से करूँगा। तो मैं 6-7 साल का था, तब से मुझे हनुमान चालीसा बाय हार्ट था। तो मुझे बहुत अट्रैक्शन था हनुमान जी, शिव जी के तरफ। तो मुझे लगता था, तभी मुझे समझ में नहीं आता क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि मैं भी बचपन से मैंने देखा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैं इंडस्ट्री में आया, मैंने ये तो मेरा थोड़ा सा एक तरीका और चेंज हुआ। और कुछ टाइम के बाद जब मैंने एनालाइज किया कि ये मेरे ज़िंदगी में क्या कर रहा है, तो मुझे लगा कि ये मुझे बहुत हिम्मत देता है। इट गिव्स मी अ सुपर कॉन्फिडेंट, मेक्स मी सुपर कॉन्फिडेंट पर्सन, गिव्स मी गुड कॉन्फिडेंस कि लाइफ में इट बैलेंसेस मी इन अ वे। सुबह उठ के आज भी मैं पूजा पाठ करता हूँ, पीछे मंदिर जाता हूँ, दूध चढ़ाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, हनुमान चालीसा बोलता हूँ। ये मेरा एक आधे पौने घंटे का रूटीन होता है मेरा दिन में। और भले मेरी 7 बजे की शिफ्ट हो, लेकिन फिर भी मैं ये छोड़ता नहीं हूँ। मैं और जल्दी उठता हूँ और जल्दी मैं करता हूँ। इससे मुझे एक अच्छी फीलिंग आती है। तो व्हाई नॉट? बिल्कुल। कोई और अपनी तरह से करता होगा, कोई और अलग धर्म का होगा, वो अपनी तरह से करता होगा। इट्स बेसिकली अबाउट मेकिंग यू फील कॉन्फिडेंट। जो आपका लोज होते हैं वो लोज आराम से निकल जाते हैं। और मैं बहुत पॉजिटिव पर्सन हूँ। मैं कभी ऐसा सल्क नहीं करता कि काम नहीं है और ये नहीं चला, वो नहीं चला। मैं उसको पीछे छोड़ के आगे निकल जाता हूँ और सोचता हूँ कि आगे मैं और क्या अच्छा बेटर करूँ, जो गलतियाँ करी वो ना करूँ, कैसे इम्प्रूव करूँ अपने काम को, और काम करता रहूँ। अच्छा काम, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पास अच्छा काम आता रहे। मैं इतने करोड़ वो करोड़ नहीं मांगता, मैं वो तो मेरे पास अच्छा काम आता रहे बस। मगर इतना करना, आपने इतना बहुत कुछ दिया है जो मैं डिज़र्व करता हूँ नहीं करता हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जब तक चाहूँ मेरे पास काम आता रहे। बिल्कुल। और उनकी दया से, भगवान की दया से आज तक आई थैंक गॉड एंड यूनिवर्स फॉर दिस, कि लगातार ऐसा कोई साल नहीं गया 30 साल में कि मैं पूरा साल
काम ना किया हो या 6-8 महीने के ज़्यादा मैं खाली बैठा हूँ, ऐसा कभी साल आया नहीं, टचवुड। और मे बी गॉड इज़ रियली काइंड टू मी, और अच्छा काम आया है, अलग काम आया है, जो बहुत रेयर लोगों को मिलता है जी। क्योंकि यहाँ पर तो शोज ही नहीं मिलते, और शोज मिलते हैं तो वही आपने जो किए हैं उसी किस्म के मिलते हैं, या अलग मिलना तो बहुत डिफिकल्ट होता है। या मुझे अलग काम मिला, जैसे साथ में मेरा साथिया में गुजराती एक्सेंट वाला एक मैंने नेगेटिव धर्म सूर्यवंशी का रोल किया, वो ब्यूटीफुल रोल था, वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। वहाँ भी मुझसे आधी उम्र की लड़की को हीरोइन बनाया था, और उसके साथ एक पैर करके मुझे कन्विंस करना लोगों को कि शी इज माई वाइफ, द ओनस इज ऑन मी, शी इज अ न्यू कमर, इट्स नॉट ऑन हर, इट्स ऑन मी, कि मैं कैसे ऐसी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन बिठाऊं कि लोग कन्विंस हो। लोग कन्विंस हुए। आज तक भी हमारे धर्म और मीरा के हैंडल्स हैं, 50 हैंडल्स हमारे आज भी, आज शो बंद होकर भी एक 8-9 साल हो गए, फिर भी लोग चाहते हैं कि हम दोनों वापस आएं, तो एक बहुत बड़ी बात है टेलीविजन के लिए। 9 साल से शो खत्म होने के 9 साल बाद भी ये चल रहा है। फिर तुलसी का मेरा तो डेफिनेटली, और बहुत सारी, मतलब ऐसा था कि यू हैव टू बी यू हैव टू शो योर सेल्फ, और ऐसा अपने आप को प्रेजेंट करना है कि तुम लोग एक दूसरे के लिए बने हो ऑन स्क्रीन। सो ये एक ओनस होता है एक्ट्रेस पे कि ये प्रूव करना। तो आई थिंक गॉड हैज बीन रियली काइंड टू मी। स्पिरिचुअल साइड मुझे लगता है कि अपने आप को बैलेंस करता है। कोई ना भी करता हो, मैं ये नहीं कहता कोई ना भी करता हो, शायद उसको जरूरत नहीं है, वो इतना स्टेबल है, इतना वो कॉन्फिडेंट है, या इतना वो है कि सक्षम है कि कैन गेट आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है कि ये लाइफ में एक मटेरियल साइड और एक स्पिरिचुअल साइड का एक अपना बैलेंस जितना हम बना सकें, एंड वी हैव टू थैंक गॉड और थैंक यूनिवर्स और थैंक anybody around you who has contributed into your little bit of success also. You have to be thankful. You have to show your gratitude, because that is the attitude I have, और मुझे लगता है that has always given me success. And I think you are one of those actors, क्योंकि बहुत important होता है एक एक्टर के लिए कि अपनी ऑडियंस पे एक छाप छोड़ जाना। और भले ही वो, क्योंकि सास ना कभी बहू थी हो या वही साथ निभाना साथिया, कोविड के टाइम पे भी वो रसोड़े वाला आपका कैरेक्टर मुखिया का, हाँ, और रसोड़े वाला जो डायलॉग वायरल हो गया था, लोग उस चीज को याद रखते हैं अभी तक। हाँ, आपको भी उस चीज के लिए काफी प्यार मिला होगा उस समय, क्योंकि वो डिफिकल्ट टाइम लोगों की लाइफ में खुशियां लेके आ रहा था वापस से, वो लोग रीलिव कर रहे थे वो मोमेंट्स। और आज के ज़माने में अगर हम बात करें, जैसे हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, तो आजकल के ज़माने में जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे ऑफिस में भी पूरे जेनजी बच्चे हैं, और इस युग में सोशल मीडिया का बहुत ही क्रेज चालू हो चुका है। सारे लोग डिजिटल रेवोल्यूशन चालू हो गया है, सोशल मीडिया में लगे हैं, और कहीं ना कहीं हमारी यंगर जनरेशन स्पिरिचुअलिटी थोड़ा हट चुकी है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि स्क्रीन टाइम, हमारा सोशल मीडिया पे ज़्यादा जनरेशन घुस चुकी है, और स्पिरिचुअलिटी ने एक बैक सीट ले ली है। तो आप एज अ फादर, क्या आप अपनी बेटी को उस चीज़ से प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाए, प्लस सोशल मीडिया से भी थोड़ा सा दूर रहे? तो मैं ऐसा फादर हूँ कि मैं सिर्फ 1-2 बार कहता हूँ, उनको समझाता हूँ, फिर देखता हूँ कि वो क्या गलतियाँ कर रहे हैं और वो सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। जी। मैं थोपता नहीं हूँ, मैं लड़ता नहीं हूँ, झगड़ता नहीं हूँ, मैं डांटता नहीं हूँ किसी बच्चों को, लेकिन मैं बताता हूँ कि व्हाई इट इज़ गुड और व्हाई इट इज़ बैड। यू नो, जैसे रात को हर घर में, हर वर्ल्ड में, हर जगह पे ऐसा हो गया ना कि रात को सोने बेड पे बैठ के लोग मोबाइल पकड़ते हैं पहले, ये सब करते हैं, और इंस्टाग्राम पहले खोलते हैं और फिर रील चलाते हैं और ये स्वाइप करते जाते हैं और देखते हैं कि अरे वाह 1 बज गया, 1:30 बज, उनको समझ में नहीं आता। तो ये मेरे घर में भी बहुत हो रहा था। तो सबसे पहले मैंने कॉन्शियसली 10:30 को फ़ोन रखना साइड पे चालू कर दिया। कुछ दिन किया मैंने, मतलब कई महीनों पहले की बात है, और फिर मैं बोलता लाइट बंद कर दो यार, सब लोग अभी सब जाओ अपने रूम में, सब सो जाओ। तो फिर मैं सो जाता था। कुछ दिन किया, फिर मैंने फिर धीरे धीरे उनको बोलना शुरू किया कि बिकॉज बिफोर टेलिंग एनीवन यू टू बी एन एग्जाम्पल। बिल्कुल, आई बिलीव। तो एग्जाम्पल सेट करते हो ना, जैसे आप खुद करके बताते हो, यू नो, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो बच्चे क्या बोलेंगे, आप ही खुद करते हो, 2 बजे तक आप ही बैठे रहते हो, तो ये करते हो, तो फिर आप खुद क्या बोलोगे बच्चों को, खुद नहीं कर रहे हो तो आई वांट टू गिव देम एन एग्जाम्पल, प्रॉपर एग्जाम्पल कि फिर उनको भी लगा कि यार मैं तो फिर लेट उठती हूँ,
मेरी बेटी बोलती है, फिर मैं भी, बेटा बोलता है, फिर मुझे भी सुबह काम में जाता हूँ तो फिर मेरे को फिर मुझे लगता है कि यार मुझे वहाँ नींद आती है, फिर मैं दिन भर ऐसा थका हुआ रहता हूँ. दैट बिकॉज यू आर इन द मोबाइल. द ब्लू रेज जो निकलते तुम्हारे आंखों में आती है वो आपको थका हुआ महसूस कराती हैं. तो आप एक टाइम लिमिट सेट करो कि ये 11 o'clock और 10:30 एक, उसके बाद मुझे रख देना है. वो आप रख नहीं पाओगे. वो इतना एडिक्टिव है कि आप रख नहीं पाओगे. वो आपको रखना पड़ेगा ज़बरदस्ती. उठा के रखो साइड पे और डाटा वेटा ऑफ कर दो, एंड देन यू डू समथिंग एल्स. एक कुछ दिन डिफिकल्ट लगेगा, फिर अपने आप होगा और आपको अच्छा महसूस होगा. बिल्कुल. तो ये मैं करवाता हूँ. अभी भी उनके लिए डिफिकल्ट हो रहा है, वो कभी कभी करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं. ये भी अच्छी बात है. तो मैं उनको बताता हूँ कि ये अच्छा है. अभी मैं रिसेंटली कल ही मेरी बेटी को बताया कि एक काम करो, इतना तुम रहते हो मोबाइल में, हर एक घंटे में 2 मिनट चेक कर लिया करो व्हाट्सएप पे क्या है, ये क्या है, रील 1-2 रील देखो, अब रख दो. ट्राई दैट, ट्राई. तो वो कर रही है, तो हर 1-2 घंटे में चेक करती रहती है. तो 24 घंटे हम कभी कुछ काम नहीं होता, उठा लिया, बिना फजूल कुछ देख रहे हैं, दिमाग में उतर नहीं रहा, तो बम्पर जा रहा है. इतना सारा ग्रहण करने की शक्ति हमारी थोड़ी है. इतना ज्ञान लोग बांटते हैं, इतना ज्ञान बांटते हैं, इतने गुरुजी हैं हमारे इंस्टाग्राम पे कि सब हजम नहीं होगा. बिल्कुल. सो दैट इज वेरी कॉन्शियस डिसीजन यू टेक. आई टेल देम. बिल्कुल सर. अमर सर, और अगर हम आगे बढ़े मूवीज की तरफ, तो आपने काफी सारे स्टार्स के साथ भी काम किया है. भले ही वो पंकज त्रिपाठी हो, कार्तिक आर्यन हो, कियारा आडवाणी हो, या फिर हमारे LOC में किया. हाँ. बिल्कुल. और लेजेंडरी सतीश कौशिक सर के साथ भी आपने काम किया. हम सब उनको अभी तक अपने दिल में रखते हैं और अभी तक याद करते हैं. आपने तो उनके साथ काम भी मेरे नेबर भी थे वो. अच्छा, उनके साथ अगर आपकी कोई मेमोरी, आप एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहें. बिल्कुल. सतीश जी मतलब वंडरफुल पर्सन. मतलब हम करीब ऑलमोस्ट बोलो ना तो 2005 से नेबर्स थे. वाओ. टिली एक्सपायर्ड अनफॉर्चुनेटली. और उनके साथ कभी भी बात करो तो इतना मजाक, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसे ही चलते चलते नहीं, इतने एक लाइन छोड़ देंगे, एक लाइन बोल देंगे, फटाक से यू स्टार्ट लाफिंग. तो हर साल हम लोग, हमारी दिवाली पार्टीज, हमारी होली पार्टीज, हमारा 26 जनवरी, 15 अगस्त के दिन तो हम मिलते ही थे. तो सतीश जी यूज्ड टू वॉक अ लॉट एंड आई ऑल्सो लव वॉकिंग. तो हमारे घर के पीछे, हमारे बिल्डिंग के पीछे ना बहुत बड़ा गार्डन है, 7-8 एकर्स का बड़ा सा गार्डन है. तो सतीश जी 10-11 बजे आते थे. तो कभी कभी मैं भी लेट होता था, कभी क्यों आज शूट नहीं है तो थोड़ा लेट जाऊँगा. तो हम बहुत साथ में चलते थे, बहुत बातें करते थे. तो एक बार हम लोग चल रहे थे, तो 2018 की बात है, तब उन्होंने वो कागज़ बना रहे थे. तब मैंने, सतीश जी यार इतने साल से हम जानते हैं, सतीश जी इतने लोगों के साथ मैंने काम किया, सर आपके साथ काम कब करूँगा सर, एक मौका तो मुझे दो सर. आप मतलब इतना बुरा भी नहीं हूँ मैं. तो बोला कि हाँ अभी मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, तो कास्टिंग हो गई उसकी. यार कास्टिंग हो गई उसकी. मैंने ऐसे बोला तो मैं थोड़ा सा मायूस हो गया. तो फिर हम लोग बात करने लगे, वो भूल गया मैं. फिर सतीश जी शाम को, उसी दिन शाम को जब मैं एक शॉपिंग करके आ रहा था सुपरमार्केट से मेरी वाइफ के साथ, तो मैंने गाड़ी वाड़ी पार्क की, थैला निकाला और मैं जा रहा था. तो वो वॉक कर रहे थे, तो मैंने हाय अमर ऐसा करके वो निकले आगे. तो मैं बोला सतीश, मतलब अभी सुबह मुझे बताया, मेरी वाइफ को बोला कि सुबह बताया कि कास्टिंग हुई. मैं बैड लक यार. तो ज़रा सा आगे उन्होंने पीछे मुड़ के, ए अमर इधर. बोले ये पकड़, लगता है कुछ निकला है रोल. तो मैं भागा उनके पीछे. यहाँ से बताइए क्या हुआ. अरे यार एक नेगेटिव रोल है. बोला सर डेट क्या है बताओ. अरे सुन तो नहीं सुनना नहीं सर, अब डेट बताओ. डेट कब आना है. एक काम कर, डेट तो है अभी 1-2 महीने है, तू दाढ़ी मूछ बढ़ा ले, ऐसा थोड़ा सा कर ले, एक रियल अच्छा लगेगा, लगाएंगे, पेश करेंगे, मज़ा नहीं आएगा. अरे सर डन है, अब खाली डेट बोल दो कब है. बताता हूँ डेट, तू ये स्टार्ट कर दे, तेरा एक नेगेटिव रोल है, अब सुन तो क्या रोल है. मैंने बताइए सर. तो ऐसा बताए, जगन पाल है और ये सब बोला. बोला सर फैंटास्टिक सर, क्या बात है आपकी फिल्म में, मतलब कितने सर रोल कितना बड़ा है, छोटा है, क्या है, मुझे कुछ नहीं सुनना था. आई वांटेड टू वर्क विद हिम, ही वाज माय नेबर फॉर सो मेनी इयर्स. मेरा यार काम करना है. तो ये एक जो बाद में हमारा जो रैपो बना, और स्ट्रॉन्ग रैपो बना. हम बहुत बार मिले, उनके घर जाता था मैं, फिर बैठता था, वो मेरे घर आते थे गणपति पे, वो फिर आना जाना शुरू हो गया हमारा. तो बहुत मतलब ब्यूटीफुल इंसान, अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर, प्योर सेंस ऑफ ह्यूमर, नेवर एवर सिंगल वल्गैरिटी और कुछ नहीं. इतना प्योर सेंस ऑफ ह्यूमर था, इतना हंसाते थे लोगों को, तो बहुत मजा आता था उनके साथ. आई रियली मिस हिम. मिस हिम टू. अगर मैं आपसे इसी के साथ पूछूं कि एक वो को एक्टर जिसके साथ आपको सबसे मजा आया हो अभी तक आपने जितने भी काम किए हैं उसमें, तो वो कौन होगा.
जिसके साथ अभी तक आपकी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं? बहुतों के साथ ऐसा बहुत मज़ा आया मेरे को मुझे काम करके। जैसे LOC में मैंने काम किया था तो बहुत आशुतोष राणा के साथ हम लोग और मनोज बाजपेयी के साथ हम लोग जो थोड़ा बहुत वक्त बिताया, बहुत हंसे, बहुत मज़ा किया हम लोगों ने उस वक्त। उसके बाद आई थिंक मुनी झा के साथ, क्योंकि मैं ही इज़ लिटिल फनी गाय, तो वो उसका अपना ही अलग सेंस ऑफ ह्यूमर है, उसके साथ बहुत मज़ा आया। उसके बाद मैंने जो बिग बॉस किया था 5, उस वक्त भी जो हमारी बॉन्डिंग हुई थी लड़कों के अंदर, भले लड़ते थे झगड़ते थे लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के अच्छा एक इमोशनल बॉन्डिंग हो गया था हमारा। तो ये कभी कभी मिस करता हूँ कि वो जो 3 महीने घर के अंदर थे तो कितने अच्छे थे वो लड़के सब वो। और काफ़ी मतलब ऐसे बहुत से इंसिडेंट है, बहुत सारे, इतना काम किया है तो हर एक के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग हुआ था हमारा, क्योंकि टेलीविजन का शो होता है वो लंबा चलता है, 1 आध साल में तो बॉन्डिंग हो ही जाती है, तो एवरीवेयर। तो अगर बिग बॉस 5 की जैसे आपने बात करी, आप वन ऑफ द फाइनलिस्ट्स भी थे। अगर हाइपोथेटिकली अगर आपको इस बार बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री की वो आती है रिक्वेस्ट, तो क्या आप जाना चाहोगे? क्योंकि आपके फैंस आपको जरूर बिग बॉस में वापस देखना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं एक बार फिर कोशिश करना चाहूँगा। आई नो वाइल्ड कार्ड एंट्री इज ए वेरी रेयरली विन, ओके, बट एक एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है ना वहाँ पर, वो एक बहुत अच्छा था। बिल्कुल, मतलब पूरी दुनिया से डिस्कनेक्टेड, न्यूज़पेपर नहीं, मोबाइल नहीं, टेलीविज़न नहीं, बाहर की दुनिया वाला कोई नहीं, आपके घर वाले भी आपके साथ नहीं, लिमिटेड खाना वाना, ये वो जो है जो आप अंदर ही है, तो एक अलग किस्म का घर है ये। चैलेंजिंग है बहुत, और आपको नॉमिनेट भी नहीं होना है, और हो गए तो बचना है, मतलब बहुत डिफिकल्ट है। और अमर सर, आपकी मैं एक मोमेंट लेना चाहूंगी आपको अप्रिशिएट करने के लिए कि मैंने अभी आपसे इतनी बात करके मुझे ये समझ में आया कि आप बहुत क्यूरियस हो फॉर वर्क, फॉर एनीथिंग, भले वो छोटा हो बड़ा हो, बट यू आर देयर कि आपको काम करना है, वो जज्बा है। बिल्कुल। और आपने इतने सारे जॉनरास भी कर लिए हैं, भूल भुलैया हॉरर कॉमेडी थी, कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी आपके साथ थे, कैसा था आपका एक्सपीरियंस उसमें भी? No, brilliant. I give full credit to Anees Bazmi and Mukesh Chavra for getting me Bhool Bhulaiya 2. मतलब being a part of Bhool Bhulaiya was itself. मतलब Bhool Bhulaiya 1 जो देखा था हमने, वो सुपर डुपर सक्सेसफुल हिलेरियस फिल्म थी, और वो एक ब्रांड बन गया था। 1 अपने आप में ब्रांड था, और सेकंड जब अनाउंस हुआ था और जब मुझे बोला कि आपका ऐसा रोल है ऑपोजिट तबू, प्ले दिस, तो पहले तो अनीस भाई, आई न्यू हिम फ्रॉम पहले से, अनीस भाई ने बताया कि एक 10 दिन का काम है। मैं यार क्या सर, छोटा सा। फिर नहीं, फिर बुलाया कि एक थोड़ा सा एक तेरा रोल एक्सटेंड हो गया है और 35 डेज के आसपास हम शूट, देन आई वाज लिटिल हैप्पी। लेकिन हमारे रोल थोड़ा सा ज़्यादा परफॉर्म करने वाला है नहीं, लेकिन मतलब अनीस जी आपके साथ काम करने मिल रहा है, भूल भुलैया 2 का पार्ट होने मिल रहा है, और मुकेश जी ने मुझे पहली बार ये दिया हुआ है, तो आई थिंक आई वांट टू डू दिस फिल्म, एंड ऑफ कोर्स तबू इज़ देयर, कार्तिक इज़ देयर, सो आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस फ्रेंचाइज एटलीस्ट वंस, बिल्कुल। सो ज़्यादा कुछ मैंने सोचा नहीं और मैं उसका हिस्सा बन गया और बहुत मज़ा आया। कार्तिक इज़ अमेजिंग बॉय, इज़ अमेजिंग, डाउन टू अर्थ, बहुत मतलब एक नॉर्मल सिंपल ह्यूमन बीइंग की तरह मिलता है। कोई उसको हवा नहीं है कि मैं ये वो बड़ा स्टार हूँ, कुछ नहीं है, वो एकदम नॉर्मल ग्राउंडेड लड़का है। कियारा इज़ अगेन वेरी ग्राउंडेड, डाउन टू अर्थ। तबू ऑफ कोर्स, इतने एक्सपीरियंस तबू का, इतने अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स लिए हैं, शी इज़ अ सीजन्ड एक्टर, तो एक कैसे वो करती है वो देख के मैंने भी बहुत कुछ ग्रास्प किया था। और अनीस भाई इज़ अ फुल एनर्जेटिक डायरेक्टर, जिस तरह से वो पूरा समा बांधते हैं सेट पर, सीन के पहले, वो खुद जो एक उनके अंदर भी एक बड़ा एक्टर है, वो जो करके दिखाते हैं हर एक एक्टर को ज़रूरत पड़ी तो, वो पूरा जो करते हैं, जो उनकी एनर्जी होती है सेट पे, इज़ अमेजिंग। आई थिंक भूल भुलैया वाज कंप्लीटली अनीस बाज़मी, 2 और 3, अनीस सर कंप्लीटली, उनके बिना ये पॉसिबल नहीं था। एक मोमेंट। अमर सर, हमने काफ़ी बातें कर ली, अब हम अपने फन सेगमेंट्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं फटाफट। बिल्कुल। तो हमने आपके बारे में तो काफ़ी जान लिया, आपकी जर्नी के बारे में। आप, हमारा जो सेगमेंट है व्हाट द कमेंट, उसमें आपके फैंस ने आपकी प्रोफाइल पे जो कमेंट्स किए हमने वो फिल्टर आउट किए हैं। अभी मैं आपको वो बताने वाली हूँ और आपको रिएक्ट करना है। तो पहला जो कमेंट आया है वो है,
हेतल मैम बहुत लकी हैं जो उन्हें अमर उपाध्याय जैसा जीवन साथी मिला है। नहीं, मैं बोलूँगा ये बात गलत है। इट्स अदर वे अराउंड, आई एम लकी कि मेरी ज़िंदगी में हेतल है। वाह, मुझे एकदम उसने सॉर्टेड रखा है लाइफ में, तो So sweet. आई एम लकी इन फैक्ट। इफ शी इज़ लकी यू नॉट आस्क हर, बट इफ यू आस्क मी आई एम लकी। सेकंड कमेंट जो आया है लास्ट, वो है कि अमर सर को हीरो बनाओ, बॉलीवुड में लेके आओ। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। मेरी कोशिश जारी है, और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो ये हो जाएगा जल्दी। लास्ट कमेंट जो आया है वो है कि अमर सर को वापस से बिग बॉस में लेके आओ, वो पूरा पूरा डिजर्व करते हैं वापस आना। जैसे हमने बात की, मौका मिलेगा तो आ जाऊंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आई लव दैट हाउस। ओके, तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है हैशटैग शो। Yeah. मैं कुछ सेलिब्रिटीज के नाम लूंगी और आपको उनको एक हैशटैग देना है। तो पहला है सलमान खान। आपने बता दिया, भाईजान, सबकी जान, वेरी हम्बल एंड प्योर गोल्ड, 24 कैरेट। SRK। SRK, an amazing businessman, कियारा आडवाणी। beautiful, कार्तिक आर्यन। hashtag हमारा बंदा, तब्बू। hashtag beautiful person, स्मृति ईरानी। again hashtag beautiful person too. जनीलिया। Inila, I work with her, yeah. या Hashtag bubbly girl, ओके, एकता कपूर। hashtag legend producer, पंकज त्रिपाठी। hashtag brilliant actor, रवि किशन। Ravi Kishan, hashtag fighter, ओके, राजपाल यादव। hashtag one of the best comedians, ओके, एंड लास्टली रणवीर सिंह। hashtag unique. ओके, लास्ट जो हमारा सेगमेंट है वो है रैपिड फायर राउंड। ये फटाफट आपको जवाब देना है। Okay, let me Okay. try. तो पहला क्वेश्चन है, योर ड्रीम कोलैबोरेशन विद एनी एक्टर, एक्ट्रेस और डायरेक्टर। तीनों आप बता दो, तीनों। जो अभी तक आपकी बकेट लिस्ट में हो, जिनके साथ आपको काम करना है, अभी आपकी बहुत मन की चाहत हो। शाहरुख खान, एक्टर, एक्ट्रेस ऑल्सो ना, माधुरी दीक्षित, एंड डायरेक्टर। डायरेक्टर प्रियदर्शन। ओके, अगर आप किसी पास्ट शो में से किसी कैरेक्टर को वापस प्ले कर सकें आज के समय में विद अ ट्विस्ट, तो वो कौन सा होगा विथ अ ट्विस्ट? और क्यों? पास्ट मेरे शो से, पास्ट अगर मेरा सबसे पहला शो था देख भाई देख, अगर मैं उसमें शेखर जी का रोल कर सकूं, दैट वाज द बेस्ट रोल, और बहुत अच्छा किया था उन्होंने, तो मैं कोशिश करूं कि आई लिव टू दैट, मतलब वहाँ तक मैं पहुँच पाऊँ। Okay, so as an actor who's balanced TV, films and reality shows, what platform feels more liberating to portray your craft today? कौन सा प्लेटफॉर्म आपको लगता है कि ज़्यादा लिबरेटिंग है अपने क्राफ्ट को, अपनी कला को दिखाने के लिए? Definitely number one platform would be OTT platform. Okay. Second is of course after that immediately is films and the same level. TV of course comes lags behind. तो TV में responsibilities और pressure बहुत ज़्यादा होता है to give number of minutes. तो कभी कभी performance के साथ compromise होता है, पर यहाँ पर नहीं होता OTT में और फिल्म में. तो that's number one platform. Okay, अमर in the 2000s versus अमर now. अगर आपको अमर को आज एक शब्द में डिस्क्राइब करना हो तो वो क्या होगा? पिछले वाले 2000 वाले अमर को और आज के अमर को। पहले वाला जो अमर था वो थोड़ा जल्दबाजी में फैसले करता था, ये वाला अमर मैच्योर्ड है, उसने ज़िंदगी देखी है। वो वाला अमर के पास कोई गॉडफादर नहीं था, समझाने वाला नहीं था, गलतियां बहुत करता था। ये वाला अमर मैच्योर्ड है, गलतियां करके सीखा है, और अब इसे गॉडफादर की ज़रूरत नहीं है कि बताने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। सो इट्स अ वास्ट डिफरेंस। आई हैव लिव्ड माई लाइफ अप टू 25 साल का दायरा है, तो उसमें ऑफकोर्स इंसान ग्रो करता है और सीखता है अपनी गलतियों से। सो आई हैव डन दैट।
ओके एक ऐसा रोल जिसके लिए अभी तक आपको दर्शकों से प्यार मिलता हो और अभी तक आपको उस नाम से वो लोग पुकारते हो। फर्स्ट इज मिहिर, सेकंड इज धर्म सूर्यवंशी और थर्ड इज मुखी वीरेंद्र प्रताप सिंह। ये तीनों से अभी भी मुझे लोग ये तीनों नाम से बुलाते हैं। जिसने जो शो ज़्यादा देखा होगा, जिसके जहन में वो ज़्यादा कैरेक्टर घुस गया होगा अंदर, तो वो नाम से मुझे बुलाता है। मुखी जी बोलते हैं बहुत लोग आज भी, वो चाहे 2 साल शो चला था मेरा। मिहिर तो ऑफ कोर्स एवरीवेयर इज मोर मिहिर, लेकिन धर्म सूर्यवंशी भी बहुत लोग बोलते हैं। तो ये 3 नाम मेरे बहुत प्रोमिनेंट हो गए हैं। ओके लास्टली अगर आपको चांस मिले किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ लाइफ स्विच करने का, उनकी लाइफ में एक दिन रहने का, तो वो कौन सा सेलिब्रिटी होगा? आई एम हैप्पी विद माई लाइफ, ओके, द वे आई एम लिविंग इट। मुझे जो डेस्टिनी से मिला है, जो मैंने भोगता है, जो मैंने सीखा है, वो एक यूनिक है अपने आप में, और सबका अपना अपना यूनिक होता है। तो मैं किसी की ज़िंदगी नहीं चाहूँगा जीना, क्योंकि वो उसके लिए बनी है, मेरे लिए बनी है। पता नहीं उसने कौन से मोड से गुजरा है। तो आई कुड हैंडल माई लाइफ द वे इट वॉज, द वे इट इज़ टिल नाउ। आई डोंट वांट टू लिव एनीबॉडीज लाइफ। ओके अमर सर, आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मैं इस इंटरव्यू को ख़त्म करने से पहले एक लाइफ एडवाइस जो कि आप हमारे दर्शकों को देना चाहो, एक लाइफ एडवाइस, एक लाइफ मंत्रा हमारे दर्शकों को, और वो जो अभी एक एक्टर बनने का एस्पायर कर रहे हैं, आपको इंस्पिरेशन मान रहे हैं, जिनको रिजेक्शन फेस करने पड़ रहे हैं जिंदगी में, और एज एन एक्टर वो एस्पायर कर रहे हैं कि हम भी एक एक्टर बनेंगे, उनको आप क्या लाइफ एडवाइस या लाइफ मंत्रा बोलना चाहेंगे? जो मेरा एक्सपीरियंस है खुद के साथ, तो मेरा भी कोई बैकग्राउंड नहीं था एक्टिंग का, ठीक है। पूरा ख़ानदान मेरे खिलाफ था, सब कुछ था मेरी माँ को छोड़कर। तो मैं इतना मानता हूँ कि अगर आपको एक्टर बनना है तो पहले ही बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर करोड़ों लोग एक्टर बनने आए हैं और काम इतना है, लोग इतने हैं। तो अगर आपको ही काम मिले और आपकी कॉलिंग है, अगर अंदर से आपको फील होता है कि, और आपका बिलीफ स्ट्रांग है कि आप एक्टर बन सकते हो, आप में वो है कि वो परफॉर्मेंस, वो डायरेक्टर जो बोलेगा वो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो फिर आप उसके पीछे पड़ जाइए। अपनी बिलीफ को मत छोड़िए। भले आपको सक्सेस जल्दी ना मिले, लेट मिले, लेकिन आप बने रहिए, लगे रहिए, बिलीफ को मत छोड़िए। एक दिन आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर सक्सेस, फेलियर्स, ये दोनों आपको पिंच ऑफ सॉल्ट से लेना पड़ेगा। सक्सेस आएगी तो सर पे नहीं चढ़नी चाहिए, और फेलियर मिला तो आप डिप्रेस नहीं होने चाहिए, और हो गए तो तुरंत निकलना चाहिए। तो आप इस इंडस्ट्री में टिक पाओगे और लंबा खेल पाओगे। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द, थिंक ऑफ द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, एंड यू हैव टू वर्क रियली हार्ड। बट इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग बिलीफ, यू विल मेक इट। वाओ सर, मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।